साहब, 9 तारीख की बड़ी हड़ताल आपने कॉल की है। ऐसी क्या कंडीशन आ गई है कि आपको इस तरह का स्टेप लेना पड़ा, क्यों? देखिए, ऐसा है कि 2014 से जो एनडीए की सरकार है, जिसको मुख्य तौर से बीजेपी रन कर रही है और बीजेपी के ही प्रधानमंत्री हैं, और इनके ऊपर पूंजीपतियों का इतना दबाव पड़ा हुआ था, और जो विदेशी पूंजियों का, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो है इतना टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होता था कि जो देश का निर्माण कर पाएँ ये, और उसके लिए इनको लोन लेना पड़ता है। और लोन लेने के लिए ये जो बड़े बड़े धन्नाड़ सेठों के पास सरप्लस मनी है, वो वर्ल्ड बैंक के और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू जो है वो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको वो कर्जे के तौर पे देते हैं। और वो कर्जे के तौर पर देने से पहले जो भी सरकारें लोन लेने के लिए जाती हैं, उनसे वो अपना जो भी एमओयू साइन करते हैं, उस एमओयू के अंदर वो ऐसी कंडीशनें रखते हैं कि भाई जो हमारा पैसा हम आपको दे रहे हैं उसका एक तो रिटर्न जो है वो उसकी हमारे को श्योरिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए कि भी वो फंड डूबेगा नहीं। और उसके लिए गवर्नमेंट अपने सारे उनके जितने भी एमओयू पे साइन करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जाता है, कॉमर्स मिनिस्टर जाता है, इंडस्ट्री मिनिस्टर जाता है, प्रधानमंत्री के जो प्रयास से ही वो सारी चीज़ें तय होती हैं। और उसमें आपने देखा होगा कि भी हमारे देश के अंदर 13 प्रधानमंत्रियों ने जो लोन लिया देश के निर्माण के लिए, वो 52 लाख करोड़ के करीब था। और अभी 10-11 साल में देश के निर्माण के नाम पर जो इस गवर्नमेंट ने लोन लिया है वो टोटल बढ़ के 205 लाख करोड़ हो गया है। तो वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 400 टाइम ज़्यादा लोन लिया है इन्होंने। हाँ, सिर्फ 11 साल के अंदर। वो तो पहले वाले जो थे वो तो 13 प्रधानमंत्रियों ने लिया था 2014 तक, और 2014 तक तो 52 लाख करोड़ था। अब उसके बाद अभी देश के ऊपर जो है ये इतना बड़ा कर्जा चढ़ गया है। और वो कर्जा लेने का मतलब यही है, क्योंकि ये जो देश का निर्माण करना है इन्होंने कि भी हमारे को रोड बनाने, हाईवे बनाने हैं, और ऐसी जगह पर रेलवे जहाँ पर नहीं गई है ईस्टर्न एरिया में, वहाँ रेलवे पहुँचानी है। लोगों को हमने अच्छे काम देने हैं, जो कमिटमेंट है इनकी यूएन असेंबली में, जो यूनाइटेड नेशन की जो असेंबली मिलती है उसके अंदर जो उसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी इन तरीके का बहस करने के बाद फिर फाइनल सब से कॉम्प्रोमाइज़ होने के बाद यूनानिमस एक समझौता होता है। तो उस समझौते के दौर में भी इन्होंने वहाँ एग्री किया हुआ है कि हमारे को 2030 तक दुनिया के अंदर से गरीबी ख़त्म करनी है, और हमारे देश में भी गरीबी ख़त्म करनी है, और उसमें जितनी भुखमरी है उसको ख़त्म करना है। ये एक आम मानव के दुश्मन माने गए हैं वर्ल्ड लेवल पर भी, और जिसमें हमारा इंडिया उसका एक यूएन का मेंबर है। और वहाँ पर इनका कमिटमेंट है कि भाई ठीक है, हम 2030 तक जो है सबको, जितने भी देश के अंदर बेरोज़गार हैं उनको हम डिसेंट जॉब देंगे उनके हाथ में। ऐसा नहीं कि भी उनको वेतन ही कम मिले तो ताकि वो अपने बच्चों को शादी करेगा, उसको बच्चे होंगे, उनको अच्छा कैसे शिक्षा देगा, जो ओल्ड एज पेरेंट्स हैं या फैमिली के मेम्बर जो बीमार हैं उनको अच्छा ट्रीटमेंट कैसे मिलेगा, इसके ऊपर भी वहाँ पर सारा ये एग्रीमेंट हुआ। जो यूएन का जो पूरा जो जितना एग्रीमेंट है उसमें गोल नंबर 8 जो है वो डिसेंट जॉब टू बी गिवन टू ऑल कंट्रीमैन बाई 2030 तक जो है, एक तो भुखमरी ख़त्म करनी है, बेरोज़गारी ख़त्म करनी है, चाइल्ड लेबर ख़त्म करना है। जो जितना भी बाल श्रम काम कर रहा है, जिनका भविष्य जो है वो सिर्फ बचपन से ही बुढ़ापे में चले जाते हैं, उन पे जवानी आती ही नहीं है, तो उनको भी जो है स्कूल भेजना है। ऐसा नहीं कि भाई उनको हमने काम से हटा देना है, काम से हटाने का तो कोई पर्पज़ ही नहीं है, वो तो और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो लिहाजा उनको आपको ऐसा अच्छे स्कूल में भेज के, उनके माँ बाप जो कि बेचारे गरीब हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, उनको खाने को मेहनत नहीं कर सकते हैं, बच्चे जो हैं होटलों में काम करके अपना घर को चलाते हैं, तो उनके घर को चलाने का भी सरकार ने प्लानिंग करनी है। इसलिए वो तभी बच्चा स्कूल जा पाएगा और वो फ्री में पढ़ेगा, उसको वहाँ पे खाने के लिए भी पोषक तत्व भी मिलेंगे ताकि उसका डेवलपमेंट भी प्रॉपर हो। वो तो उल्टा है इसमें। अब हो क्या रहा है कि जो पूंजीपति हैं वो पूंजीपति कहते हैं कि अगर आपने हमारा इन्वेस्टमेंट करवाना है, या विदेशी पूंजी कहती है कि हमारे को आपने कहना है कि देश के निर्माण के लिए हम आपके कंट्री में आके पैसा इन्वेस्ट करें, तो हमारी भी कंडीशन है। वो कंडीशन रखते हैं कि भाई आपके देश के अंदर जितने भी लेबर लॉज हैं
वो बहुत ही लचीले होने चाहिए, बिल्कुल सिंपल होने चाहिए। उनके अंदर कोई भी किसी किस्म की बंदिश नहीं होनी चाहिए कि मालिक को जो है वर्कर को रख लिया तो निकाल नहीं सकता है, और जब निकालना चाहे तो उसको हमारे को अधिकार मिल जाए हायर एंड फायर का, कि हम जब जी चाहेंगे रखेंगे, जब जी चाहेंगे निकालेंगे, जितना वेतन देना होगा देंगे, जितना वेतन नहीं देना होगा नहीं देंगे, उसके ऊपर हमारे पे बंदिश नहीं होनी चाहिए। और काम के घंटे ये हम तय करेंगे, भाई हमने एक मजदूर से कितना काम का घंटा लेना है, उसमें हमारे पे ये बंदिश नहीं होनी चाहिए कि 8 घंटे ज़्यादा आप काम नहीं ले पाएंगे, और अगर हम 8 घंटे ज़्यादा काम लेंगे तो उसका आप हमारे पे बंदिश डालोगे कि डबल पे ओवर टाइम दो उनको, ये हम नहीं करेंगे। और जो नौकरी पे अगर चोट लग जाएगी आप कहोगे कंपनसेशन दो, तो वो भी हम उनको कंपनसेशन में नहीं देंगे। और उनकी कोई भी लेबर लॉज के तहत उनका अगर कोई एक्सीडेंट होगा, उस एक्सीडेंट को रोकने का, ट्रीटमेंट करने का, उनको रीट्रेनिंग देने का, रीडिप्लॉयमेंट करने का जो कानून के अंदर प्रावधान है वो मालिक को करना पड़ता है। परंतु अभी इन्होंने सरकार पे ऐसा शिकंजा कसा और सरकार बिल्कुल सरेंडर कर गई पूंजीपतियों के, विदेशी कंपनियों के आगे। इन्होंने हमारे 44 श्रम कानून बिना किसी ट्रेड यूनियन से बात किए हुए वो उनको सबको इन्होंने स्क्रैप कर दिया। ये कहते हैं कि 15 तो इन्होंने रिपील कर दिए, ना बताया किसी को भी क्यों रिपील किए हैं। अगर वो काम के नहीं थे तो हमारे से बात करते उस पर। और इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो हर साल मिलता था, जिसके अंदर मालिक भी रहते हैं, सरकार भी रहती है, हम भी रहते हैं। उसमें बाकायदा बैठकर समझौता होकर उसका एजेंडा बनता है कि भाई कौन सा एजेंडा उसमें डिस्कस होगा, तो वो जॉइंटली डिस्कस करते हैं, जिसको त्रिपक्षीय वार्ता बोलते हैं। और त्रिपक्षीय वार्ता में सबकी बात सुनी जाती है, और सुनने के बाद उसमें कमेटियां बनती हैं, और उस कमेटियों में के अंदर एजेंडे के ऊपर बहस होती है और कानून को लिंक किया जाता है। कानून को लिंक करने के बाद उसके ऊपर सर्वसम्मत से फैसले होते हैं या मेजोरिटी से फैसले होते हैं, जिसको कमेटी रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को कि इसको आप नोटिफाई करें। तो वो सरकार को वो मानना पड़ता है कि ये समझौता जो है त्रिपक्षीय वार्ता है। परंतु 2015 के बाद कोई इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस बुला ही नहीं रहे हैं, जबकि हमारा ILO इंडिया जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग मेंबर है। 1919 में जब ब्रिटिश रूल करते थे हमारे देश के अंदर, दिल्ली में ही उसका निर्माण हुआ था, क्योंकि वो जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो जिस तरीके का लोगों के अंदर भुखमरी पड़ गई थी और उनको बेरोजगारी हो गई थी, उनके वहाँ पर खाने का लाले पड़ गए थे, बच्चों को पढ़ाना तो बहुत दूर की बात रह गई, इलाज कराना तो बहुत दूर की बात रह गई। उनका जो है पूरा जो एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उसको नर्सिंग डाइट मिलनी चाहिए, वो उनको मिल नहीं रही थी। तो उसके बाद फिर मजदूरों के हकों की रक्षा करने के लिए ये सबसे बातचीत होने के बाद सर्वसम्मत से त्रिपक्षीय वार्ता के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सब चीज़ें बाकायदा एजेंडे के तहत मीटिंग होती है हर साल। वो तकरीबन 13-14 दिन के लिए जनेवा में मीटिंग कॉल की जाती है। उसमें 180 कंट्री के सरकारें आती हैं, उसमें मालिक के नुमाइंदे होते हैं, हमारे वर्करों के नुमाइंदे होते हैं। इंडियन डेलीगेशन में हम भी सब उसमें जाते हैं, और वहाँ पर ये तय होता है कि भी कोई भी वर्कर जो है अगर वो काम पे काम कर रहा है फैक्ट्री के अंदर, तो उसके ऊपर कोई भी उसकी हेल्थ को नुकसान ना हो जाए, मालिक को क्या क्या प्रिकॉशन उसमें लेने हैं। तो उसके ऊपर ये 2 साल पहले ये तय हुआ कि जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी है ये फंडामेंटल राइट माना जाएगा। पहले 4 फंडामेंटल राइट थे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, ये 5वां फंडामेंटल राइट है। अब वहाँ सब मान के आ गए, अभी तक सरकार ने उसको रेटिफाई नहीं किया है। और इसका मतलब अभी भी किसी को चोट लग जाएगी, मालिक कहेगा ये तो मेरा लेबर ही नहीं था, ये ठेकेदार का लेबर था। तो उसको मतलब आप हमारे देश के अंदर इतना अत्याचार हो रहा है लोगों के ऊपर, ये मैं समझता हूँ क्रिमिनल एक्ट है। इस क्रिमिनल एक्ट के ऊपर सरकार को देखना चाहिए। इतना ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे वर्कर ऑर्गेनाइज सेक्टर में रखे हैं उनको वो सरकार से पैसा तो ठेकेदार पूरा लेता है। मैं कोल माइन का एग्जाम्पल देता हूँ, वहाँ पर जो ठेकेदार का वर्कर है उसको 32,000 रुपये सैलरी देते हैं। 32,000 के हिसाब से कोल इंडिया उनको पैसा देता है, और वहाँ पर तकरीबन 50% से ज़्यादा इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम कर रहा है कोल इंडिया के अंदर। परंतु उनको सैलरी कितनी मिलती है? 9,000 रुपये। 9,000 रुपये सैलरी में जो 13,000 रुपया उसका जो है वो जब पता लगा कि वो कहाँ, 13 नहीं, उसमें 23,000 रुपया वो कहाँ चला गया, वो कहते हैं कि जो वो तो मिलजुल कर सारे जो हैं, और उसका बैंक में मालिक जो है, ठेकेदार जो है, वो उसका बैंक अकाउंट खुलवाता है, उसका ATM अपने पास रख लेता है, और ख़जाने में उसके जो पैसा मिला है कोल इंडिया से वो 32,000 ही भेजता है।
परंतु 32,000 में से बाकी पैसे निकाल लेता, 9,000 रुपये उसके हाथ में पकड़ाता। 12 घंटे नौकरी है 9,000 में। तो आप बताइए कि ये हमारे आज़ाद देश में आज हम 75 साल पूरे कर गए हैं और सरकार की नाक के नीचे उनके मिलीभगत से काम हो रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ठेकेदार इतना ताकतवर हो गया कि वो पैसा सरकारी खजाने से टैक्स पेयर का ले जाएगा, मुनाफा जो कोल का है उसमें से पैसा ले जाएगा, वर्कर को नहीं देगा और वो सारा पैसा खा जाएगा। 9,000 रुपये में उससे 12 घंटे काम लेगा और उसको उसका इलाज के लिए ESI के पैसे भी नहीं देता, सिर्फ 1,000 रुपया वो PF में काट के देता है। PF की भी रसीद नहीं मिलती है उसको। पिछले दिनों एक और बात सुनने चर्चा में आई थी कि हमने पढ़ा न्यूज में थी कि कई जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन्होंने घंटे बढ़ाने को लेकर के अपना सरकार से बातचीत की। क्या ऐसा ये कुछ है मामला? ऐसा देखिए, ये मालिक जो दबाव बना रहे हैं कि 8 घंटे तो बहुत पुरानी बात हो गई, तब तो मैनुअल वर्क होता था, अब तो लेटेस्ट मशीनें आ गई, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, इसलिए मशीन के ऊपर प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, तो इसलिए हमारे को वर्कर का आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने चाहिए और उनकी जो खुराक है उसको भी कम करना चाहिए। पहले वो मैनुअल वर्क करते थे तो उसको 2700 कैलोरी इनटेक होनी चाहिए थी, वो भी एक कमेटी बैठाकर इन्होंने बीबीगिरी जो गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ का एक अदने से अधिकारी ने रिकमेंड कर दिया कि उसका नहीं वो 2700 नहीं होनी चाहिए, वो 2400-2200 होनी चाहिए, क्योंकि अब उसको फिजिकल वर्क इतना नहीं करना पड़ता है। मतलब कि ऐसा आप सोच और उनकी दिमाग की बात पे हंसी आती है कि देखिए किस तरीके का मजाक एक देश के निर्माणकर्ता के साथ कर रहे हैं। और उसमें जो है ठेकेदार का वर्कर जो है उसको जो मिनिमम वेज निर्धारित किए हुए हैं वो भी नहीं देता है। हमारे देश के अंदर जितना भी 93% वर्कर हमारे देश का, जो 60 करोड़ में से 93% इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है, उनको ना कोई सोशल सिक्योरिटी है, ना उनका PF कटता है, ना उनका ESI कटता है, ना उनका बीमारी में इलाज होता है, ना चोट लगने पे उनको कोई कंपनसेशन मिलता है। 12-12 घंटे नौकरी लेते हैं और उनके खून और पसीने की कमाई मालिक खा जाता है। जैसे अब मैंने कोल इंडिया का आपको एग्जाम्पल दिया, ऐसा रेलवे में भी है, ऐसा पोर्ट एंड डॉक में भी है, ऐसा और दूसरे ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी है। इसको ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। ये अगर गवर्नमेंट ने जिस तरीके के नए न्याय बनाए, रूल बनाए हैं, ये उसके अंदर आता है। इनको ED को पकड़ना चाहिए, CBI को इनके रेड मारनी चाहिए कि आप एक वर्कर के पैसे को कमाई में लूट मचा रखी है आपने। तो इसको हमने सरकार को समझाया है, बताया है कि भाई आप इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस बुलाइए, इस तरीके से देश के निर्माणकर्ता के ऊपर आप हमला ना करिए और जो कानून है उनको ईमानदारी से हमारे से बातचीत करके बनाइए और वो सारे के सारे मालिकों को छूट दे दें कि अगर वो पैसा जमा नहीं कराता है, जो शेयर है वर्कर का EPFO में, तो उसको छोड़ दो, उस पर सजा ही ना करो। सजाएं हैं, उसके ऊपर फाइन है, उसको ख़त्म कर रही है गवर्नमेंट, तो मालिक तो बिल्कुल फ्री हो गया है। तो वो तो सरकार की मदद से वर्कर को एक तरीके का बंधवा मजदूर बना दिया है। हमारे देश के अंदर बंधवा मजदूर कानून है कि बंधवा मजदूर नहीं हो सकता, फोर्स लेबर नहीं हो सकती है, परंतु ये फोर्स लेबर चल रही है, बंधवा मजदूर चल रहा है। मैंने उन वर्करों से बात की है, वो कहते साहब हमारे नाम लेकर आप कोई केस मत उठाना, नहीं तो अदरवाइज तो हमारे को नौकरी से निकाल देंगे। और ठेकेदार इतने मजबूत हैं मैनेजमेंट और सरकार की छत्रछाया में, उन्होंने एक अपनी यूनियन बना रखी है। और अगर कोई वर्कर उनकी लीक आउट करता है कि हमारा ATM कार्ड इनके पास है और हमारी तनख्वाह निकाल लेते हैं, उसको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, वो पूरे कोल इंडिया में कोई ठेकेदार उसको नौकरी पे नहीं रखेगा। तो ये कौन सा आज़ादी है ये हमारे देश में? ये कौन सी फ्रीडम है? ये तो अंग्रेजों से भी बदतर की ज़िंदगी अपने। अब इस बात को हम समझा रहे हैं सरकार को, सरकार के समझ में नहीं आ रहे, वो इतने दबाव में हैं पूंजीपतियों के, वो हमारे से बातें नहीं करना चाह रहे हैं, ना वो अपना इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस बुलाना चाह रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो जो वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं, आज तकरीबन मेरे हिसाब से देश के अंदर 60 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो अगर ये UN के असेंबली के डिसीजन को लागू करना चाहें तो तुरंत अभी 60 लाख नौजवानों को वो नौकरियां दे सकते हैं, परंतु वो ठेके पे चला रहे हैं। मैं मतलब 85वां एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, और उस पर अत्याचार हो रहा है। मतलब मैं अभी ट्रस्टी हूँ EPFO का, मेरे पास लोगों की कंप्लेंट आ रही है, बेचारी कॉलेज से निकली हुई पढ़ी लिखी स्टेनो टाइपिस्ट लड़कियाँ ठेके पे भर्ती कर रहे हैं, और उसको वो ऑफिसर जो है उसको नाजायज तंग कर रहा है, उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा है, और वो डरती मुंह भी नहीं खोल पा रही हैं क्योंकि हमारे को नौकरी से निकाल देगा। तो ये कौन सा देश में प्रजातंत्र काम कर रहा है? तो इसलिए इतना दुखी होने के बाद जब गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ बात ही नहीं कर रही है और उल्टा हमारे को कह रही है कि हम जो है
ये गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसे ही वो वातावरण बनाना चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं। वी आर नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, हमने तो इलेक्ट किया है गवर्नमेंट को, हमने तो इलेक्ट करके भेजा है उनको, और जो उनके मैनिफेस्टो में लिखा था हमने उसी वजह से भेजा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, अच्छी नौकरियां देंगे, और मिनिमम वेज एक अच्छा वेतन होगा जिससे वो अपने मियाँ बीबी और 2 बच्चों को पालन पोषण कर पाएगा, बच्चों को पढ़ा पाएगा, उनके बुजुर्गों का इलाज करा पाएगा, रहने के लिए मकान लेगा, बिजली पानी स्वच्छ ये इनको देना पड़ेगा। जो यूएन असेंबली के अंदर ये भी है कि पोर्टेबल वाटर 2030 तक हर घर में होगा, टैप से वाटर टैप आएगा। तो अभी हमारे दिल्ली के अंदर आप देख लो, राजधानी है, पानी नहीं है, गरीब आदमी पानी के लिए से एक एक बाल्टी के लिए युद्ध लड़ते हैं, युद्ध स्तर पर लड़ाई होती है। अब एक बाल्टी में वो घर में नहाएगा, धोएगा, कपड़े धोएगा, खाना बनाएगा, पोछे लगाएगा, सफाई करेगा, क्या करेगा ये? मतलब सरकार को ये चीज़ नज़र नहीं आती। आप बड़े हॉस्पिटलों में चले जाओ, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, एक तरफ एम्बुलेंस सीरियस पेशेंटों की आ रही है, दूसरी तरफ डेड बॉडियाँ जा रही हैं, वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, सब कॉन्ट्रैक्ट पे बच्चे काम कर रहे हैं, और उन पर कोई, अगर हम पूछते हैं उनसे, इतना प्रेशर है उनके ऊपर, वो नौकरी काम छोड़ के जाके अपने हॉल में बैठ जाते हैं, और कोई उनको अटेंड करने वाला नहीं। और अपने आप जो साथ में उनके रिश्तेदार आते हैं वो 12-12 घंटे बोतल को ग्लूकोज की लेकर खड़े रहते हैं, उनके पैर सूज जाते हैं, बैठने की जगह नहीं है वहाँ पर, और अंदर वेंटिलेटर बेड नहीं है, अवेलेबल नहीं है, उनको मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके का वातावरण अगर देश में, और हम कहेंगे कि हमारा देश जो है वो 4थी अर्थव्यवस्था बन गई, अभी हम 3री अर्थव्यवस्था बनेंगे, हम जापान जर्मन को भी पीछे छोड़ देंगे, ये कौन सी बातें हैं? अगर हमारे देश में वाकई में जीडीपी बढ़ रही है और हम उन्नति कर रहे हैं, हमारी जीडीपी बढ़ने के बाद हम दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था बन गए, तो वो गरीब आदमी जिसके हाथ में नौकरी नहीं है, जिस तरीके से उनके ऊपर लूट मचा रखी है, ये कौन सा तरीका है? तो इसके लिए इसलिए मजबूर होकर हमने 10 मजदूर संगठन पिछले 15 साल से एक मंच पर हैं। हमने दिल्ली के अंदर एक अधिवेशन किया है यहाँ पर 18 मार्च को, उसके अंदर इन सब के ऊपर चर्चा हुई। सबने सर्वसम्मत से कहा कि ये हो रहा है, ये अन्याय हो रहा है हमारे साथ, यूनियन को लड़ना चाहिए, यूनियन इसलिए बनाई गई हैं, नहीं तो यूनियन का फ़ायदा क्या है? तो हमने फिर ये डिसीजन लिया कि भाई गवर्नमेंट नहीं सुन रही है तो हमारे को हड़ताल पे जाना पड़ेगा। तो हमने 20 मई की हड़ताल रखी थी। या 20 मई की हड़ताल से वो जो जम्मू कश्मीर पहलगाम में कोई टेररिस्ट बाहर से आए और हमारे टूरिस्टों को मार के चले गए, पकड़े भी नहीं गए, और उसके बाद वो युद्ध स्तर में चेंज हो गया मामला, बॉर्डर पे पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध शुरू होने का अंदेशा हो गया। तो उसको देखते हमने सारों ने बैठ कर, कोई देश हमारा है, देश किसी का नहीं है, तो हमारी सरकार हमारे द्वारा चुनी गई है, तो ऐसे माहौल में हमारे को हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए। तो हमने मिल के उसको डेफर किया है 20 मई को, अभी हम उसको 9 जुलाई को ले गए हैं। परंतु अभी भी सरकार बात करने को आगे नहीं आ रही है। कम से कम बैठकर समझौता कर सकती है सरकार, ये सरकार की ड्यूटी है। सरकार जो है वो कस्टोडियन है हमारे देश के 60 करोड़ वर्कर की, उसका भला सोचना, उसमें लेबर लॉ लागू करने, अच्छी नौकरियां देनी, 8 घंटे नौकरी हो, इलाज उसका फ्री हो, बुढ़ापे का सहारा, उसको पेंशन मिले, और ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने तय करनी होती हैं। पर जो हड़ताल होगी इसमें लगभग कितने वर्कर शामिल हो जाएंगे? अब मेरे हिसाब से 30 करोड़ वर्कर इसमें जाएगा हड़ताल के अंदर, क्योंकि कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो इसको हमारे को समर्थन नहीं दे रहा है। हमारे को रेलवे भी एक दिन की हड़ताल में, 8 घंटे की हड़ताल में रेलवे जा नहीं सकती है, क्योंकि उसका 24 घंटे चक्का चलता है, तो वो हमारे को समर्थन दे रहा है पूरे देश के अंदर। कोल के अंदर हड़ताल होगी, बिल्कुल 100% सफल होगी, क्योंकि कोल की माइन बेच रहे हैं, 200 माइन बेच दी हैं इन्होंने। अभी 200वीं जो माइन बेची है वो बहुत बड़ा अचीवमेंट बता रहे हैं कि देखिए कितना बड़ा सफल अचीवमेंट हुआ कि जो कमाया हुआ देश का नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको हम बड़े आसानी से बेच रहे हैं पूंजीपतियों के हाथ में। वहाँ पे बंधवा मजदूर हो जाएगा, कोल का वर्कर जो है मर जाएगा, खप जाएगा, उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, कंपनसेशन नहीं मिलेगा। के लिए जो वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, या बहुत सारे संगठन हैं, उनसे आप क्या अपील करेंगे? मेरा अपील पूरे देश के कामगारों से है कि भाई हमारा देश हमारा है, इसको आज़ाद कराने में हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियाँ की हैं, और हमारे देश के नौजवानों ने फांसी के फंदे चूमे हैं। इसको हम अंग्रेज़ों के चुंगल से 250 साल से गुलामी की उसमें से निकाल के हमारे बुजुर्ग लाए हैं। इसको बचा के रखना है। हमारे देश के अंदर जो आज़ादी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, हमारा संविधान ख़त्म नहीं होना चाहिए, हमारे हक जो हैं वो सरकार को सम्मानजनक हमारे को देना चाहिए। जिंदा रहने के लिए हमारे को लिविंग वेज हमारे को मिलना चाहिए, रहने के लिए पक्के घर होने चाहिए,
बिजली होनी चाहिए, सड़कें होनी चाहिए, पीने का पानी हमारे को मुहैया कराना चाहिए, अच्छे स्कूल होने चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए। जो एक बुनियादी अधिकार हमारे देश का नागरिक है उसको सम्मानजनक मिलना चाहिए। तो मैं अपील करता हूं देश के जितने भी कामगार हैं और उनको, हमारे को जितने किसान अन्नदाता जो देश का है, जिनकी 550 यूनियन है, उनके नेता हमारे को समर्थन कर रहे हैं, हम उनकी मांगों का समर्थन कर रहे हैं, वो भी बेचारे सड़कों पे बैठे हैं पिछले कई साल से। तो लिहाजा जो स्टूडेंट्स हैं, जो जितने स्कॉलर्स हैं, जितने बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो सारे के सारे साइंटिस्ट हैं, दूसरे हैं, जर्नल हैं, प्रेस वाले हैं, वो सब हमारा इनमें समर्थन कर रहे हैं। तो मैं, सोशल मीडिया है आपका, मैं उसके जरिए आपसे अपील करता हूं देश के कामगारों से कि हमारा देश हमारा है, हम देश के अंदर अपने हक को लेने के लिए, हमारा ये फंडामेंटल राइट है, तो इसलिए हमारा ये लास्ट रिजॉर्ट है। सरकार बात नहीं करना चाहती है तो हम एक दिन की हड़ताल कर रहे हैं, उस हड़ताल को सफल बनाएं और सरकार को मजबूर करें कि वो हमारे टेबल पर आए और हमारे से जेन्युइन इश्यूज़ के ऊपर बात करें। जो हमारे श्रम कानून चेंज किए हैं उनको वापस हमारे से वार्ता करके दोबारा से ठीक करें, अन्यथा देश के अंदर एक दिन से काम नहीं चलेगा तो फिर बड़े 2-4 दिन की, हफ्ते की, 10 दिन की हड़ताल की तैयारी की जाएगी।